डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी केमिस्ट्री क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें कल अपन एस्टिफिकेशन तक स्टडी कर चुके थे, आगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। इधर अगली रिएक्शन है एसिडीकरण या एसिटिलीकरण। देखो इधर जब एल्कोहल की क्रिया एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइडों के साथ कराते हैं तो अपने को एक फलो जैसी गंध का पदार्थ एस्टर बनता है। ठीक, तो इसके अंदर जब एल्कोहल की क्रिया एसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो प्रीडीन की उपस्थिति रहना अनिवार्य होता है, लेकिन प्रीडीन की उपस्थिति में नहीं कराते हैं और एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनने वाला HCl है वो अभिक्रिया को पश्च दिशा में विस्थापित कर देता है, अर्थात बनने वाले एस्टर को वापस से एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर विघटित कर देता है, क्योंकि HCl की अपचायक प्रवृत्ति होती है इस वजह से। अतः अभिक्रिया में बनने वाले HCl को निष्कासित करने के लिए प्रीडीन की उपस्थिति ली जाती है। प्रीडीन को PY से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका प्रीडीन का सूत्र होता है ये प्रीडीन है। तो एल्कोहल क्रिया एसिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो फलोजैसी गंध का पदार्थ एस्टर बनता है, ये बन गया। और बनने वाला जो HCl है ये वाला ये किसके साथ में प्रीडीन के साथ क्रिया करके प्रीडीनियम क्लोराइड बना लेता है, जिससे कि अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित नहीं होती है। ये HCl क्रिया करेगा ये बनाएगा प्रीडीनियम क्लोराइड। इसका नाम है प्रीडीनियम क्लोराइड। ठीक, देखो इधर ये अपन ने लिया जब सैलिसिलिक ये सैलिसिलिक एसिड है, जब सैलिसिलिक एसिड की क्रिया सैलिसिलिक एसिड जब सैलिसिलिक एसिड की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में एसिटिल क्लोराइड, ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ में प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो इसका ये H और ये Cl, ये HCl निष्कासित हो जाएगा और अपने को 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड की प्राप्ति होती है, जिसको कि एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या होगा, एसिटिलीकरण की क्रिया है। ये प्राप्त होगा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और HCl निकल जाता है बाहर। यह क्रिया 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, जिसको कि एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। एस्पिरिन एक ज्वरनाशी औषधि है। इसको कई बार एग्जाम में आया है, इसको एस्पिरिन को खाली पेट लेने की सलाह नहीं दी जाती है। क्योंकि एस्पिरिन है खाली पेट इसलिए नहीं लेनी चाहिए, ये अमाशय में जा करके ये इसका जलपघटन होता है और ये एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड बनाती है, जिससे कि अमाशय की अम्लता बढ़ जाती है। जब अमाशय की अम्लता बढ़ जाती है तो उसमें क्या होगा कि अमाशय की दीवार पर अल्सर या छाले हो जाते हैं, जिससे कि असहनीय दर्द होता है। इसीलिए डॉक्टर्स एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट लेने की सलाह नहीं देते हैं। ये एक ज्वरनाशी होती है एस्पिरिन, ये मेडिसिन है। तो सैलिसिलिक एसिड की क्रिया का जब एसिटिलीकरण कराते हैं तो अपने को एस्पिरिन की प्राप्ति होती है। इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखो एक एसिडीकरण होता है, यह एसिडीकरण होता है प्रीडीन की उपस्थिति में एसिल
क्लोराइड के साथ। दूसरा होता है अपन एनहाइड्राइड के साथ कराएं खनिज अम्ल की उपस्थिति में, तो जब अपने को तब भी एसिडीकरण होता है और अपने को एस्टर की प्राप्ति होती है। ये जो HCl बनेगा वो प्रीडिन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, प्रीडिनियम क्लोराइड, जिससे कि अक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ ये प्रीडिन बन लिया, ये प्रीडिन HCl के साथ क्रिया करके ये बनाएगा प्रीडिनियम क्लोराइड, जिससे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित नहीं हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसका अपन जब एल्कोहलों की क्रिया, ये फिनॉल भी क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल है भाई। जब एल्कोहलों की क्रिया अपन एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे खनिज अम्ल की उपस्थिति में, तब भी एसिडीकरण होता है और अपने को उत्पाद के रूप में एस्टर की प्राप्ति होती है। इधर मैं बताता हूँ किस प्रकार से होगा, और साथ ही साथ में एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ये लिया मैंने एथिल अल्कोहल, इस एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ खनिज अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। ये लिया खनिज अम्ल को लिया, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो इसका H और ये वाला पार्ट, ये एसिटिक एसिड तो निकल जाएगा बाहर और ये वाला समूह का समावेश यहाँ पर जाता है, तो अपने को एथिल एसीटेट मिल जाएगा। ये इधर CH2OCO और ये CH3, ठीक, और साथ ही साथ ये एसिटिक एसिड निकल गया बाहर। अपने को ये एस्टर मिल गया, इसका नाम है एथिल एथिनोएट, IUPAC नाम है एथिल एथिनोएट। नोएट, ठीक, या इसको बोलते हैं एथिल एथिनोएट, इसका IUPAC नाम है, और सामान्य नाम है इसका एथिल एसीटेट, ठीक। इधर और इसमें रिएक्शंस ले सकते हैं अपन कि कोई भी एनहाइड्राइड की क्रिया जब एल्कोहल के साथ कराएंगे तो अपने को एस्टर बनेगा और साथ ही साथ में एसिड बनता है। यह क्रिया खनिज अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है भाई। ये R-O-C-O और ये R+R-C-H, ये बन गया एस्टर, ठीक। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है वो भी अमोनिया के साथ क्रिया, इसकी एल्कोहलों की अमोनिया के साथ क्रिया। तो जब एल्कोहलों की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो यह क्रिया निर्जल या शुष्क Cl2 की उपस्थिति में 4 से 75 केल्विन टेम्परेचर पर संपन्न होती है और प्राइमरी एमीन की प्राप्ति होगी। देखो 4 से 573 केल्विन टेम्परेचर पर संपन्न होती है। इधर जब एल्कोहलों की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया को HNH2 भी लिख सकते हैं, NH3, इस NH3 को HNO2 लिख दिया मैंने, HNH2। इसकी क्रिया शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में और 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो यह निर्जलीकरण होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, अपने को प्राइमरी एमीन अमोनिया के साथ एल्कोहल क्रिया करके प्राइमरी एमीन और जल देता है, ठीक। जब फिनॉल की क्रिया अपन अमोनिया के साथ कराते हैं, शुष्क ZnCl2 और 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन बनता है और H2 बाहर एनिलीन बनेगा।
ये फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्कोहलों की PCl3, PCl5 और HCl के साथ क्रिया, जो कि मैंने हेलो एल्केन वाले पार्ट में इसकी स्टडी कराई है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहलों की PCl5, PCl3, SOCl2 एवं HCl या HX के साथ क्रिया, जिसको कि अपन एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन वाले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with PCl5, PCl3, SOCl2 and HCl। देखो जब एल्कोहल की क्रिया PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ कराते हैं तो अपने को इसमें तीनों ही और HCl के साथ कराते हैं तो तीनों चीज़ें अपने को एल्किल क्लोराइड की प्राप्ति होगी। मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्किल क्लोराइड बनता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने को जो बनेगा उसका अपने को याद रखना है। जब PCl5 के साथ एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने को बनेगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3, जब PCl5 के साथ कराते हैं। जब अपन एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है H3PO3 फास्फोरिक एसिड। जब SOCl2 के साथ कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट गैसीय होते हैं दोनों की दोनों, एक SO2 बनेगा और एक HCl बनेगा और यह क्रिया ब्रीडिंग की उपस्थिति में संपन्न होगी और प्रोसेस होगा डार्जन प्रोसेस। ठीक, इधर बाई प्रोडक्ट HCl के साथ कराते हैं तो जल होता है, उसकी कोई अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसको बताता हूँ पहले PCl5 के साथ रिएक्शन। देखो PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो PCl3 और ये Cl और ये Cl, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला पार्ट RCl बना लेगा, ये वाला पार्ट POCl3 जिसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और ये वाला पार्ट HCl बना देता है। तो मेन प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड होगा और बाई प्रोडक्ट फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और HCl होगा। ठीक, जब एल्कोहलों की क्रिया अपन PCl3 के साथ कराते हैं तो 3 मोल एल्कोहल लेंगे, ये इसके साथ कराएंगे तो ये बनेगा 3 मोल RCl बनता है और एक बनता है POH का ऑल्ट्राइज है, इसको बोल सकते हैं H3PO3 फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक, नेक्स्ट जब एल्कोहलों की क्रिया SOCl2 के साथ कराते हैं तो ये SO और ये Cl और ये Cl, तो ये वाला पार्ट बनाएगा साहब। अब क्रिया ब्रीडिंग भी ले सकते हैं, ब्रीडिंग की उपस्थिति में इसकी जो क्रिया विधि है वो SNI की क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है और ब्रीडिंग की उपस्थिति में रिटेंशन एंड कॉन्जुगेशन होता है भैया, इन्वर्जन नहीं होता है। ब्रीडिंग की अनुपस्थिति रहते हैं तो इन्वर्जन होता है। इधर इस सब क्रिया विधि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के माध्यम से संपन्न हुई है। एल्कोहल क्रिया SOCl2 के साथ कराते हैं तो ये बनेगा मेन प्रोडक्ट RCl बनता है, बाई प्रोडक्ट SO2 बनता है और इधर बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है। ये दोनों गैसीय उत्पाद हैं। यह क्रिया डार्जन प्रोसेस के नाम से, डार्जन प्रोसेस के नाम से जानी जाती है, डार्जन प्रक्रम के नाम से, डार्जन प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको रिएक्शन मैंने हेलो एल्केन के अंदर भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। हेलो एल्केन के संश्लेषण में पहले चैप्टर जो अपन ने बनाया उसके संश्लेषण में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट आती है इसकी HCl के साथ रिएक्शन। इधर देखना कि एल्कोहलों की HCl के साथ क्रिया, जब एल्कोहलों की HCl या HX के साथ कराते हैं तो यह क्रिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब एल्कोहलों की HX या HCl के साथ क्रिया करते हैं
तो पहले मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। बनने वाले कार्ब कैटायन के अंदर पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास के पश्चात एक उच्च स्थायी कार्ब कैटायन की प्राप्ति होगी और उस उच्च स्थायी कार्ब कैटायन पर हैलाइड आयन या क्लोराइड आयन आक्रमण करता है और उत्पाद के रूप में अपने को एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है या एल्किल क्लोराइड की प्राप्ति होती है। ये लिया मैंने कोई, ये CH3, ये CH3 और ये H, ये CH2, ये OH। इस एल्कोहल की क्रिया में HCl के साथ कर रहा हूं तो देखना ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा H+ को लेगा, इससे Cl निकल जाएगा बाहर, तो ये -Cl बाहर निकल गया, ये H+ ले लेगा इससे, तो ये CH3, ये CH3, ये H, ये CH2, ये O, यहाँ पर एक H आके जुड़ गया और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर गया है ना, एक लोन पेयर यहाँ पर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ले जाएगा, ये H2 निकल जाएगा बाहर -H2, ये क्या बनेगा CH3, CH, CH3 और ये CH2, ये प्लस, ठीक। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है। पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन ये अल्फा एच है, 0 1 अल्फा एच, ठीक। देन क्या होगा, इसमें अगर कोई पुनर्विन्यास है तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी, उसको देखते हैं। इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। देखो इधर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है, ये H जाएगा हाइड्राइड के रूप में यहाँ पर, तो ये होगा CH3, ये CH3 और ये CH3 और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देन इसके ऊपर जो ये Cl- निकला है, ये अटैक करता है, जैसे ही Cl- इस पर अटैक करेगा तो ये बनेगा CH3, ये CH3, ये CH3 और ये Cl। तो इस प्रकार से अपने को क्या मिल गया भैया, ये मिल गया तृतीय का ब्यूटिल क्लोराइड मिल गया, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा अपने को आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल एल्कोहल से। आइसोब्यूटिल एल्कोहल की क्रिया जब HCl के साथ कराते हैं तो अपने को आइसोब्यूटिल क्लोराइड नहीं मिल करके उत्पाद के रूप में अपने को क्या मिलेगा, आइसो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा विद रिएजमेंट कार्बन स्कैटरिंग प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये HX के साथ रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है, HCl के साथ में रिएजमेंट वाली काफी रिएक्शंस आपको करवाई है। नेक्स्ट आती है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। ये अब क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण वाली। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है आपको याद रखने योग्य रिएक्शन है। तो याद रखना कि जब एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोलाइसिस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो देखो जब एल्कोहलों की क्रिया अपन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कंसंट्रेट H2SO4, इसको बोलते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण देखो, जब एल्कोहलों की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, जब एल्कोहल क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कोहल निर्जलीकृत होकर के अपने को या तो एल्कीन देते हैं या ईथर देते हैं। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है,
जब एथाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, एथिल एल्कोहल, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया 413 केल्विन तापमान पर इधर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तब तो अपने को उत्पाद के रूप में एल्कीन बनती है, ये एथीन बनती है, और साथ ही साथ में H2 निकल जाता है बाहर। और जब इसी अभिक्रिया को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की क्रिया 443 केल्विन तापमान पर कराते हैं, तब तो बनती है एथीन। जब एल्कोहल की क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया अपन 443 केल्विन टेम्परेचर और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो बनती है एथीन। लेकिन इस एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, तो अपने को डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होगी। ये बनेगा डाई एथिल ईथर। ठीक, ये डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होगी जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, डाई एथिल ईथर बनता है। याद रखना कि एथिल एल्कोहल की क्रिया 443 केल्विन टेम्परेचर पर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एथीन बनती है, जबकि 413 केल्विन टेम्परेचर पर कराने पर डाई एथिल ईथर का संश्लेषण होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं अपन। इसके निर्जलीकरण की है कि जब कभी भी किसी भी एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में कार्ब कैटायन बनता है, और निर्जलीकरण और उससे H+ का निष्कासन, उससे उसके अंदर अगर कोई रिएजमेंट है तो रिएजमेंट होगा, और रिएजमेंट के पश्चात एक उच्च स्थायी कार्ब कैटायन की प्राप्ति होगी, और उससे H+ का निष्कासन होगा, और मेन उत्पाद के रूप में अपने को एल्कीन की प्राप्ति होगी। एल्कीन दो प्रकार की बनेंगी, एक सेटजेब, एक हाफमान। तो मैं इस निर्जलीकरण को विस्तार पूर्वक मैं विथ मैकेनिज्म बता रहा हूं कि निर्जलीकरण होता क्या है। दोबारा से बोल रहा हूं, जब कभी भी एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो पहले मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में कार्ब कैटायन बनता है, और आपको पता है जब कार्ब कैटायन बनना है, अपक्रिया के दौरान कोई वास्तविक कार्ब कैटायन बनता है, तो उसके अंदर क्या देखा जाता है, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास आपको मैं स्टडी करा चुका हूँ। पुनर्विन्यास के बारे में आपको मैंने हेलो एल्केन वाले पार्ट के अंदर 1,2 आयोडाइड शिफ्टिंग और 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग के बारे में विस्तार से समझाया है। तो बनने वाले कार्ब कैटायन में कोई अगर वास्तविक कार्ब कैटायन बन रहा है तो उसके अंदर पुनर्विन्यास होगा, और बनने वाले कार्ब कैटायन के अंदर अपन पुनर्विन्यास करते हैं, और पुनर्विन्यास के पश्चात एक उच्च स्थायी कार्ब कैटायन की प्राप्ति होगी। उच्च स्थायी कार्ब कैटायन जब मिलेगा, उस उच्च स्थायी कार्ब कैटायन से H+ का निष्कासन होगा, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 है वो H+ सप्लाई करता है। तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जो रिएक्शन हो रही है, उस कंसंट्रेट H2SO4 अपन ले रहे हैं, उस कंसंट्रेट H2SO4 से H+ सप्लाई करता है। ये कंसंट्रेट H2SO4 जो H+ सप्लाई कर रहा है, जैसा अपन ने लिया है वो ऐसा ही अपने को वापस लौटाना पड़ेगा। तो कंसंट्रेट H2SO4 जैसा अपन ले रहे हैं वो वैसा की वैसा अपक्रिया के दौरान लौटाना पड़ता है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि H+ का एंड में निष्कासन होगा, और अपने को एक सेटजेब या हाफमान दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। जो उच्च स्थायी एल्कीन होगी उससे सेटजेब प्रोडक्ट बनेगा मिलेगा, और जो अल्प स्थायी होगी उससे हाफमान प्रोडक्ट मिलता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिए, इधर देखिए। ये अपन ने एल्कोहल लिया OH, ये CH3,
इसकी क्रिया मैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करा रहा हूं। तो कंसंट्रेट H2SO4 लिखा मिल जाए तो अच्छी बात है। आप H+ लिखा मिल रहा है तो H+ लिखा मिलता है, इसका मतलब क्या है, वो कंसंट्रेट H2SO4 ही लिया है। ये H+ सप्लाई करता है कंसंट्रेट H2SO4, इस H+ को एल्कोहल का ऑक्सीजन वाला लोन पेयर लेगा और ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर लेकर के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये H2 और ऑक्सीजन से लोन पेयर गया, पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर ये रहा, ये CH3, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये बाहर निकल जाएगा, -H2 बाहर निकल गया और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इधर ये CH3। अब क्या होगा, इसके पास देखते हैं अल्फा H कितने, पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन ये अल्फा और ये अल्फा, तो कितना हुआ 2 और 1 3 अल्फा H, 3 अल्फा H। अब क्या होगा, इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये होती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। जैसी 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो अपने को क्या मिलेगा भाई, ये इधर एक मोर स्टेबल कार्ब कैटायन ये मिलेगा, ये CH3, यहाँ पर अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। कितने अल्फा H हो गए, 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा H मोर स्टेबल कार्ब कैटायन मिल गया। अब ये दोनों अल्फा H ये तो आइडेंटिकल है, चाहे H इधर से निकालूं चाहे इधर से निकालूं, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को। ये दोनों अल्फा H ये वाला आइडेंटिकल है, चाहे इसे अल्फा H को निकालूं चाहे इसको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। मैं अल्फा H कोई सा ये निकाल देता हूं तो एल्कीन ये मिलेगी, इधर ये एल्कीन, ये CH3 -H+। अपन ने जो H+ लिया है उपस्थिति वो वापस से ऐसा ही लौटा रहे इधर, और एक एल्कीन अगर H+ यहाँ से निकलता है इस जगह से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये CH2 और ये H, अगर H+ ये निकल रहा है तो एल्कीन ये मिलती है, डबल बॉन्ड CH2। देखो दो प्रकार की एल्कीन मिल रही है। जिस एल्कीन पर नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा होंगे, इस द्विबंध के पास वाला ये कार्बन अल्फा, इस द्विबंध के पास वाला ये अल्फा, इस द्विबंध के पास वाला ये अल्फा, इस द्विबंध के पास वाला ये कार्बन अल्फा, तो इस पर 4 अल्फा H है, इस पर कितने अल्फा H होंगे, 2 2 4 और 3 7, 7 अल्फा H है। तो जिस एल्कीन पर नंबर ऑफ अल्फा H अधिक होते हैं उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उच्च होती है, उस एल्कीन को बोलते हैं अपन सेथ-जेफ एल्कीन, SATY सेथ-जेफ एल्कीन। और जिस एल्कीन पर नंबर ऑफ अल्फा H कम होते हैं उसको बोलते हैं हॉफमान एल्कीन, हॉफमान एल्कीन। और हॉफमान एल्कीन का इस हॉफमान एल्कीन का स्टेबिलिटी कम होती है, ये होगी लेस स्टेबल, और इस सेथ-जेफ एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये होती है मोर स्टेबल। इस एल्कीन का स्टैट उच्च होगा, ये होगी मोर स्टेबल, और हॉफमान एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होती है, इसको होते हैं, ये होती है लेस स्टेबल। इस प्रकार से अपने को दो प्रकार की एल्कीन मिल जाती है, एक सेथ-जेफ और एक हॉफमान। और ये एल्कोहलों के निर्जलीकरण का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और अपन इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी। देखो इधर एल्कोहलों के निर्जलीकरण की मैं बात करूं तो इसमें आपको मैं एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण को बताता हूं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में उसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो एथिल एल्कोहल ने ये लिया, ये राजस्थान बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। एथिल एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन टेम्परेचर पर करा रहा हूं तो अपने को एथीन मिलती है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O निकलता है। ये निर्जलीकरण की कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। कंसंट्रेट H2SO4 को अपन H+ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये H+ कंसंट्रेट H2SO4 को ही रिप्रेजेंट करता है भाई, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 H+ सप्लाई करता है। तो इसकी मैकेनिज्म को बताता हूं मैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसकी निर्जलीकरण की मैकेनिज्म। देखो इधर ये एथिल एल्कोहल लिया अपन ने, ये लोन पेयर है,
ये H प्लस के साथ क्रिया करेगा, लोन पेयर H प्लस को लेगा, ये बनाएगा CH3 CH2, ये O, ये H, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन से रह जाएंगे, -H2 बाहर निकल जाएगा, अपने को कार्ब कैटायन मिल जाएगा CH3 और ये CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप फर्स्ट होगा और RDS स्टेप होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होगा, RDS फर्स्ट होगा। ये कार्ब कैटायन बन गया। अब इस बनने वाले कार्ब कैटायन में अगर रिएजमेंट है तो रिएजमेंट होगा, अदरवाइज रिएजमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिएजमेंट नहीं है तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, H प्लस का निष्कासन, इधर ये CH2, ये H, ये CH2 प्लस, ये जो H प्लस है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके जाएगा और H प्लस के रूप में निकलेगा -H प्लस, और ये क्या बन जाएगा अपने को प्रोडक्ट के रूप में, ये बन जाती है एल्कीन, एथीन, ये बन जाती है एथीन, ठीक। ये इस प्रकार से इस एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की मैकेनिज्म होती है पूरी। नेक्स्ट, अल्कोहलों के निर्जलीकरण की मैं बात करूं तो किस अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे पहले होगा, किसका बाद में होगा, तो निर्जलीकरण की प्रतिक्रियाशीलता होती है थर्ड अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा, 2 अल्कोहल उससे कम क्रियाशील होगा निर्जलीकरण के प्रति, और 1 अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। ये तुम्हारा निर्जलीकरण का टॉपिक, ये निर्जलीकरण अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है समाप्त, ठीक। देख उसके बाद आता है नेक्स्ट अल्कोहलों की, अपन ने HX के साथ रिएक्शन को मैं वापस से स्टडी कराता हूं कि अल्कोहलों की HX के साथ क्रिया। देखो अल्कोहलों की जब HX के साथ क्रिया कराते हैं तो मध्यवर्ती स्थिति के रूप में कार्ब कैटायन बनेगा, बनने वाले कार्ब कैटायन में पुनर्विन्यास होगा और पुनर्विन्यास के पश्चात एक उच्च स्थायी कार्ब कैटायन की प्राप्ति होगी और उस उच्च स्थायी कार्ब कैटायन पर हैलाइड आयन X- अटैक करता है और उत्पाद के रूप में अपने एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है। तो इधर अल्कोहल की HX के साथ क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, के साथ क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होता है, सबसे अधिक होगा थर्ड अल्कोहल क्रियाशील, उसके बाद 2 अल्कोहल और उसके बाद 1 अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील, ठीक है ना। देखो इधर जबकि मैं बात करूं कि HX की अल्कोहल के साथ HX की अल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होता है भाई, HX की अल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का घटता क्रम, तो HI सबसे अधिक, HBr उससे कम और HCl सबसे कम क्रियाशील होता है। देखो इसको अपन स्टडी करते हैं। तो ये अपन ने लिया कोई अल्कोहल, इस अल्कोहल की क्रिया अपन HX के साथ कराते हैं तो ये H प्लस लेगा, इधर ये CH3, ये CH3, ये OH2, ये लोन पेयर दे दिया, एक लोन पेयर यहां पर रहेगा, ये बन गया। देन इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बाहर निकल जाएगा -H2। अब इसमें रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये CH3, यहां पर ये H प्लस दिया है, ये X- निकल गया बाहर, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बाहर निकल जाएगा, ये कार्ब कैटायन बन गया। इस कार्ब कैटायन पर
के पास नंबर ऑफ अल्फा एच, यहाँ पर अल्फा एच 0 है, यहाँ पर अल्फा एच 2 अल्फा एच है। इसके बाद इसमें क्या होगा, रिएजमेंट। रिएजमेंट में क्या होगा, एक तरफ 3 डिग्री कार्बन है, क्वार्टरनरी कार्बन है, एक तरफ है 2 डिग्री कार्बन। तो इसमें इस ओर से 1,2 आयोडाइड शिफ्टिंग और 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग की संभावना होती है। तो उस कार्बोकेटायन में 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, 1,2 आयोडाइड शिफ्टिंग के ऊपर। तो इधर से होगा 1,2 मेथिल शिफ्ट। जैसी 1,2 मेथिल शिफ्ट होगा तो एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की प्राप्ति होगी। किस प्रकार से, देखो इधर ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और एक CH3 यहाँ पर आ गया। यहाँ देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच 2 थे, यहाँ पर अल्फा एच, ये अल्फा, ये कार्बन अल्फा, तो ये 3 और 2 5 और 6 अल्फा एच हो गए। अब इसके पश्चात रिएजमेंट नहीं होगा और इस बनने वाले कार्बोकेटायन पर ये हेलोजन आयन X- अटैक करता है और उत्पाद के रूप में अपने को इस एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होगी। ये X, ये CH3 और ये CH3, ये उत्पाद मिल जाता है। इसका यूपीएसी नाम होगा 1-एलो 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। 1-एलो 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये मिलेगा प्रोडक्ट अपने। ठीक, ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है किसकी, HX की एल्कोहल के साथ क्रियाविधि की। और एल्कोहल की HX के साथ क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम क्रियाशील और 1 डिग्री एल्कोहल सबसे कम। कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में भी ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है HX की एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, क्योंकि HX में HCl भी हो सकता है, HBr और HI। तो सबसे अधिक HI क्रियाशील होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। इसका रीजन है क्योंकि आयोडीन ग्रुप है, उस आयोडीन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे अधिक होती है और इधर Br की लिविंग ग्रुप एबिलिटी उससे कम और Cl की लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे कम होती है। इसी वजह से HI सबसे अधिक क्रियाशील, HBr उससे कम और HCl सबसे कम क्रियाशील होता है। ये इधर इसकी रिएक्शंस हैं एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आपको एसिडीकरण करा दिया है, अमोनिया के साथ क्रिया करवा दी है। PCl3 PCl5 SOCl2 और HCl के साथ रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर निर्जलीकरण एल्कोहल का मैंने आपको करवा दिया है। इसमें एक एल्कोहल का बच रहा है, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहलों का अपचयन, तो एल्कोहलों का अपचयन की बात करूं तो एल्कोहल का अपचयन आपने पहले ही पढ़ लिया है, मैं बाद में करा देता हूं। एल्कोहलों का अपचयन और 2 केमिकल प्रॉपर्टी में चलेगी इसकी, एल्कोहलों का अपचयन और एल्कोहलों का में विभेद। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में किस प्रकार से विभेद करते हैं इसके बारे में। तो एल्कोहलों के अपचयन के बारे में स्टडी करते हैं पहले अपन। एल्कोहलों का अपचयन देखो, इधर केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहलों का अपचयन अपन रेड फास्फोरस HI के साथ कराते हैं तो एल्कोहल अपचित होकर के संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि रेड फास्फोरस और HI है वो एक ऐसा अपचायक है जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग किसी भी कंपाउंड को ये अपचित कर देता है किसके अंदर, हाइड्रोकार्बनों के अंदर। तो याद रखना आप रिएक्शन को, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल लिया अपन ने, इसका अपचयन अपन रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ कराते हैं तो ये एटॉमिक H2 सप्लाई होंगे, ये RH बनता है और H2 निकल जाता है बाहर और ये RH क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बनों में भी एल्केन है। देखो इधर ये मेथिल एल्कोहल लिया, इसकी क्रिया रेड फास्फोरस और HI के साथ कराई तो ये बनेगा मेथेन
और साथ ही साथ में जल। ठीक, इधर आप याद रखना, जब कभी भी रेड फास्फोरस HI से अपन रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एनहाइड्राइड का, एस्टर का, एसिल हैलाइड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ये सब की सब, और चाहे एल्कोहल हो और चाहे ईथर हो, सब की सब अपचित होकर के ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड रेड फास्फोरस HI से एल्केन का निर्माण करते हैं, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करते हैं। कई बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना रिड्यूसिंग नेचर ऑफ रेड फास्फोरस HI, रिड्यूसिंग नेचर क्या है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में रिड्यूस करता है, जैसे कि एसिल कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसिल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सभी को रेड फास्फोरस HI अपचित करके एल्केन का हाइड्रोकार्बन के रूप में अपचित करता है, और हाइड्रोकार्बन के रूप में अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है एल्केन। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, ये मेथेन लिया, मेथिल अल्कोहल से मेथेन बनेगा, एथिल अल्कोहल से एथेन बनेगा। ये लिया अपन ने एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का अपन रिडक्शन करवाएं, एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराएं रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ, तो इससे मिलेगा अपने को ये एथेन C। जितना कार्बन इसके अंदर है एसिटिक एसिड का, उतने कार्बन का एल्केन बनेगा, और साथ ही साथ में अपने को वाटर निकल जाएगा बाहर। ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, और अपने यहाँ पर काम आएगा 4H, सॉरी 6H काम में आता है, 4H नहीं 6H। इधर अगर मैं एसिल क्लोराइड लेता हूँ, एसिटिल क्लोराइड, इसका रेड फास्फोरस और HI से अपचयन कराऊं, तो इससे भी क्या मिलेगा, जितना कार्बन इसके अंदर है उतने कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन एथेन रहा, साथ ही साथ में जल निकल जाएगा और HCl निकल जाता है, और अपने को ये 3 इधर काम में, 3 इधर काम में, 6H काम में आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि रेड फास्फोरस और HI एक ऐसा अपचायक है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को, एनहाइड्राइड को, एस्टर को, एसिल हैलाइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, इन सभी को अपचित कर देता है, किसके अंदर, एल्केन के अंदर, अर्थात हाइड्रोकार्बन के अंदर अपचित कर देता है। नेक्स्ट आता है एल्कोहलों में विभेद, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में किस प्रकार से विभेद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे अपन। विभेद है डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में तीनों में विभेद किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें पहला जो टेस्ट आता है वो है लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद। विभेद देखो, एक तो लिया अपन ने यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल, ये लिया अपन ने 2 डिग्री एल्कोहल, और ये लिया अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल। तो इधर 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों एल्कोहल ले लिए। इनमें विभेद करते हैं किस प्रकार से। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, वो क्या देता है, 2 डिग्री क्या देगा, 3 डिग्री क्या देगा। इधर देखो, जब 1 डिग्री एल्कोहल, इसमें पहला ले रहे हैं लूकास टेस्ट, लूकास टेस्ट, जिसको बोलते हैं लूकास परीक्षण, लूकास परीक्षण। लूकास परीक्षण क्या है, इधर देखो, जब 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों को अपन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। एक कोई ABC 3 टेस्ट ट्यूब लिए अपन ने। टेस्ट ट्यूब A में
पता नहीं अपने को एल्कोहल दे रखा है, टेस्ट ट्यूब ए में एक एल्कोहल दिया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें पता नहीं है कौन सा एल्कोहल है, ये टेस्ट ट्यूब सी है, इसमें पता नहीं कौन सा एल्कोहल है, अपने को कुछ भी पता नहीं है। टेस्ट ट्यूब ए में जो एल्कोहल दिया हुआ है उसमें अपन लूकास अभिकर्मक मिलाते हैं, तो लूकास जो अभिकर्मक होता है वो होता है निर्जल ZnCl2 और HCl, सांद्र HCl। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। जब इसको तीनों टेस्ट ट्यूबों के अंदर जो एल्कोहल लिया है, इसमें ए वाली में 1 डिग्री, बी वाली में 2 डिग्री और सी वाली में 3 डिग्री एल्कोहल लिया है, तो जब अपन इसके अंदर 1 डिग्री जो एल्कोहल लिया है, इसके अंदर अपन लूकास अभिकर्मक की 1 2 2 3 बूंद डालते हैं। लूकास अभिकर्मक होता है निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण, ठीक। ये मिलाते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल ये लिया अपन ने, इसके अंदर भी लूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 और HCl मिलाते हैं सांद्र, और इधर ये 3 डिग्री एल्कोहल लिया, इसके अंदर भी निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl मिलाते हैं। तो याद रखना, इससे तो मिलेगा क्या, इससे ऐसा है, जैसी 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl मिलाते हैं तो टर्बिडिटी कई दिनों बाद आती है, कई दिन बाद टर्बिडिटी आती है। ये टर्बिडिटी किसके कारण आती है, जब एल्कोहल की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहलों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसमें लूकास अभिकर्मक मिलाते हैं, तो जिस टेस्ट ट्यूब में अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल लिया है वो लूकास अभिकर्मक के साथ तत्काल टर्बिडिटी देता है, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल है वो 5 मिनट पश्चात टर्बिडिटी देता है, और जबकि 3 डिग्री एल्कोहल है वो कई घंटे या कई दिनों के बाद टर्बिडिटी देता है, या क्रिया टर्बिडिटी देता ही नहीं है। टर्बिडिटी किसके कारण आती है, टर्बिडिटी एल्किल क्लोराइड बनने के कारण आती है। किस कारण आती है, एल्किल क्लोराइड बनने के कारण। तो इससे जो बनेगा क्या, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये तत्काल बन जाता है रिसेंटली, ये टर्बिडिटी तत्काल प्राप्त होगी, तत्काल टर्बिडिटी आती है। इससे 5 मिनट पश्चात टर्बिडिटी आती है, ये एल्किल क्लोराइड बनने के कारण आएगी। 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है, और इससे कई दिन या कई घंटों बाद टर्बिडिटी आती है या टर्बिडिटी आती नहीं है। तो इस प्रकार लूकास परीक्षण से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर लिया जाता है। फिर सेकंड विभेद आता है किसका, ये तो हो गया किसका, लूकास परीक्षण वाला। सेकंड विभेद आता है इसका विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण क्या होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं कि विहाइड्रोजनीकरण क्या है। ये एथिल अल्कोहल ले रखा है, ये सेकंड है विहाइड्रोजनीकरण विभेद में, विहाइड्रोजनीकरण। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्कोहल है एथिल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है, और तत्काल ब्यूटिल अल्कोहल है वो 3 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहलों की वाष्प को हम 573 केल्विन तापमान पर और कॉपर या स्वर्ण उत्प्रेरक AU की उपस्थिति में
प्रवाहित करते हैं। तीनों एल्कोहलों को की वाष्प को 5 से 73 केल्विन टेम्परेचर कॉपर या स्वर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में और प्रवाहित करते हैं। कॉपर धातु के ऊपर से या स्वर्ण धातु के ऊपर से अपन इसकी वाष्प को 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल है वो निर्जलीकृत होकर के एल्डिहाइड देता है, अभी हाइड्रोजनीकृत होकर के एल्डिहाइड देता है, एच निकल जाएगा बाहर। इस प्रकार से देखो एक ये H ये रहा ऑक्सीजन से कनेक्टेड और एक H ये रहा, ये हाइड्रोजनीकृत होकर के ये H2 बाहर निकाल देंगे, एल्डिहाइड हो देगा। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल है वो भी हाइड्रोजनीकृत होकर के क्या देगा, वो कीटोन देता है, ये बनेगा एसीटोन। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, इससे एल्डिहाइड बनता है। जबकि 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है और 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, इसका निर्जलीकरण हो जाता है। क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण इसलिए नहीं होता क्योंकि इस पर एल्फा-H अनुपस्थित होते हैं। एल्फा-H अनुपस्थित होने की वजह से इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, इसका निर्जलीकरण होगा और अपने को उत्पाद के रूप में एल्कीन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से अपन कॉपर या स्वर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को जब प्रवाहित करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल से अपने को एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, निर्जलीकरण होगा और अपने को किसकी प्राप्ति होगी, एल्कीन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर विभेद कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आता है इसका ये लूकास टेस्ट हो गया, विहाइड्रोजनीकरण हो गया। तीसरा आता है इसका जो विभेद है वो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या आता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन के माध्यम से किस प्रकार से विभेद करते हैं। तो देखो इधर अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्कोहलों के अंदर अपन विभेद करें तो ऑक्सीकारक के रूप में क्या प्रयुक्त करें, ऑक्सीकारक क्या लें। तो याद रखना अपन ऑक्सीकारक के रूप में नियंत्रित ऑक्सीकरण कराते हैं इनका। तो नियंत्रित ऑक्सीकरण के रूप में अपन लेते हैं या तो कोलन अभिकर्मक या लूकास अभिकर्मक। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलन अभिकर्मक क्या है और लूकास अभिकर्मक क्या है, दोनों को बता देता हूं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि 1 डिग्री एल्कोहल को ये नियंत्रित ऑक्सीकारक हैं। कोलन अभिकर्मक 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है, आगे ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, कोलन अभिकर्मक और पीसीसी। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल है, इस 2 डिग्री एल्कोहल का कोलन अभिकर्मक या पीसीसी, यदि अपन 2 डिग्री एल्कोहल, इस 2 डिग्री एल्कोहल का पीसीसी या कोलन अभिकर्मक कीटोन में इसको ऑक्सीकृत करता है। 1 डिग्री एल्कोहल का पीसीसी या कोलन अभिकर्मक ये इसको एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल को ये कीटोन में ऑक्सीकृत करेगा और ये 3 डिग्री एल्कोहल को कौन कोलन अभिकर्मक या पीसीसी 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकृत नहीं करता है। पीसीसी या कोलन अभिकर्मक है, ये 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करता है, यहाँ नो ऑक्सीडेशन। अब बात यह आती है कि पीसीसी क्या होता है। पीसीसी को बोलते हैं अपन, ये अभिकर्मक है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये होती है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पीसीसी का पूरा नाम है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इस पीसीसी के अंदर कौन कौन से
इस पीसीसी के अंदर कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, कौन कौन से केमिकल होते हैं, तो याद रखना ट्रिटिनियम क्लोरोक्रोमेट के अंदर पीसीसी के अंदर एक तो होता है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, एक होती है इसके अंदर प्रिडीन, यह प्रिडीन, और एक होता है HCl, ये इस पीसीसी के अंदर पाए जाते हैं। एक तो होती है क्रोमिक ऑक्साइड, एक होती है इसके अंदर प्रिडीन, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो होते हैं पीसीसी के अंदर प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के अंदर। एक होता है कॉलन अभिकर्मक, इस कॉलन के अंदर एक होता है CrO3 और एक होता है प्रिडीन, ये दो होते हैं। HCl इसके अंदर नहीं होता है, ये होता है कॉलन रिएजेंट। इस कॉलन रिएजेंट के अंदर एक तो CrO3 होता है, एक प्रिडीन होती है। तो आप याद रखना कि पीसीसी और कॉलन ये एक दो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीकारक हैं, जो कि एलडीआर, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल को एलडीआर में ऑक्सीकृत करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करते हैं, और इनका बनने वाला एलडीआर और कीटोन है, इनका आगे ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो एक नियंत्रित ऑक्सीकारक है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। बात ये आती है कि 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्यों नहीं करते हैं, कि केवल उसी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे जिसके पास अल्फा H उपस्थित होते हैं। तो 3 डिग्री एल्कोहल के पास अल्फा H 0 है, अल्फा H प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से ये 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। ठीक, 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर अल्फा H प्रेजेंट है, इस वजह से इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। इसकी मैकेनिज्म में है बाकायदा, इसके एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो इधर इसका नियंत्रित ऑक्सीकरण हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इस ऑक्सीकरण में के रूप में अगर अपन KMnO4 या K2Cr2O7 प्रयुक्त करते हैं, तो चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, इन सबसे एंड प्रोडक्ट के रूप में अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होगी, और वो अनियंत्रित ऑक्सीकरण होता है। लेकिन नियंत्रित ऑक्सीकारक के रूप में अपन कॉलन या पीसीसी प्रिडियम क्लोरोक्रोमेट युक्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपको कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। तीनों की तीनों विभेद, 4 विभेद है इसके अंदर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के, और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। आप याद रखना है इसको, आपको विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट कई बार पूछाता है। विक्टर मेयर परीक्षण, आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, वेक्टर मेयर परीक्षण के अंदर आपको वेक्टर मेयर परीक्षण के अंदर आपको याद रखना है क्या, इस वेक्टर मेयर परीक्षण के अंदर आपको जो रिएजेंट अभिकर्मक ले रहे हैं उस अभिकर्मकों के सीक्वेंस को आपको याद रखना है। अगर आपको अभिकर्मकों का सीक्वेंस याद नहीं रहा तो आपको इसका वेक्टर मेयर टेस्ट आपको नहीं आता है। अभिकर्मक के सीक्वेंस में देने हैं ये आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं फास्फोरस प्लस I2, सेकंड AgNO3 और थर्ड HNO2 और फोर्थ NaOH। तो इसमें रिएजेंट के सीक्वेंस का क्रम क्या है आप नोट कर लीजिए। पहला एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी एल्कोहल लें, इसमें पहला जो अभिकर्मक देते हैं अपन फास्फोरस प्लस I2, इसके साथ क्रिया कराते हैं। सेकंड लेते हैं अपन, इसके क्रिया कराएंगे, बनने वाला जो उत्पाद है एल्किल आयोडाइड बनेगा उसकी क्रिया कराएंगे अपन। दूसरा अभिकर्मक लेते हैं AgNO2 लेते हैं और थर्ड अपन लेते हैं इसके अंदर, कौन लेते हैं थर्ड लेते हैं अपन इसमें HNO2, क्या लेते हैं HNO2। तीसरा लेंगे HNO2 और चौथा इसमें लेते हैं सीक्वेंस में, चौथा विकर्मक है प्रबल क्षार
NaOH या KOH। तो आपको रिएजेंट के सीक्वेंस का क्रम याद रखना है कि बैक्टीरियल टेस्ट के अंदर कौन कौन से अभिक्रमक काम में आते हैं। तो फास्फोरस और I2, इससे बनेगा ये एल्कोहल फास्फोरस और I2 के साथ क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। सेकंड एल्किल आयोडाइड है वो AgNO2 के साथ क्रिया करेगा और अपने को बनाएगा, क्या बनाएगा, नाइट्रो कंपाउंड। इसमें बंडली, इससे एल्कोहल से जो एल्किल आयोडाइड बनाए उससे 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इससे 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इससे 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन बनेगा। उसके बाद बनने वाला नाइट्रो एल्केन है वो HNO2 के साथ क्रिया करेगा। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ क्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, जबकि 2 डिग्री क्या नाइट्रो कंपाउंड है वो HNO2 के साथ क्रिया करके सूडो नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, जबकि 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड HNO2 के साथ क्रिया नहीं करता। ठीक, इधर बनने वाला नाइट्रोलिक अम्ल है वो प्रबल क्षार के अंदर विलयशील होगा। वो नाइट्रोलिक अम्ल NaOH या KOH के अंदर विलयशील होता है और विलयशील होने के कारण ये नीले रंग का रंग देता है। इधर ये प्रबल जो है ना नाइट्रोलिक अम्ल ये विलयशील होगा और विलयशील होने के कारण ईंट जैसा लाल रंग देगा 1 डिग्री इससे नाइट्रोलिक अम्ल, जबकि ये 2 डिग्री जो 2 डिग्री एल्कोहल है इससे जो सूडो नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा वो अविलयशील होता है और वह देगा नीला रंग देता है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल से जो बनेगा नाइट्रो कंपाउंड बनता है वो HNO2 के साथ और NaOH के साथ क्रिया नहीं करता है। तो आपको बैक्टीरियल टेस्ट में रिएजेंटों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट काम में आते हैं। नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फास्फोरस और I2 पहला, दूसरा AgNO2, तीसरा HNO2 और चौथा प्रबल क्षार NaOH या KOH। अब मैं इसको बैक्टीरियल टेस्ट में इन चारों रिएजेंटों को सीक्वेंस वाइज यूज करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसकी क्रिया कराऊंगा मैं। फास्फोरस प्लस I2 के साथ और ये बनेगा CH3 CH2 और ये I। इसकी क्रिया कराऊंगा फास्फोरस और I2 के साथ में, ये बनेगा CH3 CH और ये CH3 और ये I। और इसकी भी क्रिया कराऊंगा फास्फोरस और I2 के साथ, ये CH3 ये CH3 ये CH3 और ये I। ठीक, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन फास्फोरस और I2 के साथ कराने के पश्चात कराएंगे AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। ये AgNO2 के साथ कराता हूं और इसकी भी AgNO2 के साथ। तो तीनों AgNO2 के साथ क्रिया करके ये क्रिया करके AgNO2 के साथ ये देगा नाइट्रो एल्केन, ये CH3 ये CH3 ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन और ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन CH3 CH2 और ये NO2। ठीक, अब उसके बाद उसकी क्रिया कराते हैं HNO2 के साथ में। तो HNO2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या अपन, डबल बॉन्ड ONOH, ये HNO2 लिख दिया, HN O तो HNO2 हो गया। ये HNO2 इसके साथ क्रिया करेगा, इधर इसके 2 H और ये O ये बाहर निकाल देगा -H2 और ये बन जाएगा CH3 और ये C डबल बॉन्ड N और ये OH
और ये NO2, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। इधर ये HNO2 के साथ क्रिया करके ये H और ये OH माइनस H2 बाहर निकाल देंगे। इधर ये CH3, इस CH3 को मैंने ऊपर दिखा दिया है, और ये सिंगल बॉन्ड ये N और डबल बॉन्ड O और ये NO2, इसका नाम है सूडो नाइट्रोलिक एसिड, सूडो नाइट्रोलिक अम्ल। और जबकि ये HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता, HNO2 और NaOH या KOH के साथ नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं करेगा, कौन 3D नाइट्रो कंपाउंड। ठीक, अब इसके लिए प्रबल क्षार NaOH या KOH के अंदर ये नाइट्रोलिक एसिड सॉल्युबल होता है, ब्लेसिल होगा, और ये ईंट जैसा लाल रंग देगा। कैसा? ईंट जैसा लाल रंग, ईंट जैसा लाल रंग देगा। जबकि 2D नाइट्रोएल्केन है, ये 2D नाइट्रोएल्केन है, सॉरी 2D अल्कोहल है, इससे बनने वाला नाइट्रोएल्केन से नाइट्रोलिक सूडो नाइट्रोलिक एसिड, ये NaOH या KOH के अंदर ब्लेसिल नहीं होता, ये एब्लेसिल होता है और नीला रंग देगा। कैसा देगा? नीला रंग। जबकि 3D अल्कोहल क्रिया करता ही नहीं है। ये आपको सीक्वेंस, आपको रिएजेंट का पूरा की पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इस सीक्वेंस के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? ये सीक्वेंस आपका याद होना चाहिए, इस सीक्वेंस के बिना बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ सीक्वेंस को। रिएजेंट का सीक्वेंस क्या है विक्टरमेयर टेस्ट का, कि इसमें पहले रिएजेंट लेते हैं फास्फोरस और I2, सेकंड रिएजेंट लेते हैं इसमें AgNO2, थर्ड रिएजेंट लेंगे इसमें HNO2, और फोर्थ प्रबल क्षार NaOH या KOH। ठीक, इसमें 1D 2D 3D तीनों एल्कोहलों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इसमें 1D एल्कोहल जिस टेस्ट ट्यूब में लिया है A में, उसके अंदर सबसे पहले P फास्फोरस और आयोडीन का मिश्रण डालते हैं रिएजेंट फर्स्ट, तो ये बनेगा एल्किल आयोडाइड। इससे भी 2D एल्कोहल से भी एल्किल आयोडाइड बनेगा और 3D से भी एल्किल आयोडाइड बनेगा। उसके बाद AgNO2 डालेंगे इसमें, तो इससे जो अपन 1D जो एल्किल आयोडाइड बनाए इथाइल आयोडाइड, इससे बनेगा 1D नाइट्रो कंपाउंड, इससे 2D नाइट्रो कंपाउंड, इससे 3D नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। अब बनने वाला 1D नाइट्रो कंपाउंड है वो HNO2 के साथ क्रिया करके नाइट्रोलिक एसिड देगा। इसके ये दोनों H और ये दो एक O, ये H2 बाहर निकाल देगा, C डबल बॉन्ड N और ये OH और NO2, ये कहलाएगा नाइट्रोलिक एसिड। ये नाइट्रोलिक एसिड प्रबल क्षार NaOH और KOH के अंदर ईंट जैसा लाल रंग देता है और ब्लेसिल होगा भाई। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप है, ये OH इधर ये वाला ये H प्लस निकाल देगा, ये OH माइनस, ये ब्लेसिल हो जाएगा। जबकि 2D इधर ये वाला सूडो नाइट्रोलिक अम्ल है, ये ब्लेसिल नहीं होता है। ये NaOH और KOH के साथ में क्या देगा भाई? ये NaOH KOH के साथ में नीला रंग देता है। जबकि 3D नाइट्रोएल्केन HNO2 और NaOH के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से अपन इस टेस्ट को बोलते हैं विक्टरमेयर टेस्ट। विक्टरमेयर टेस्ट के माध्यम से भी 1D 2D 3D अल्कोहल में विभेद कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है, कई बार CBSE के अंदर, इधर RBSE के अंदर पूछा जाता था। पहले 2012 से पूर्व RBSE के सिलेबस में से हटा दिया गया था, लेकिन वापस से इसको जोड़ा गया है, लास्ट ईयर से ही जोड़ा गया है इसको विक्टरमेयर टेस्ट को इधर। तो कई बार इम्पोर्टेंट बनता है इधर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नीट के अंदर, वैसे JEE मेंस के अंदर नहीं आता है, नीट के अंदर या JEE मेंस के अंदर
एडवांस के अंदर नहीं आता, सॉरी, इस पर क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछ लेते हैं। इसमें रिएजेंट का सीक्वेंस क्या होता है? तो रिएजेंट का सीक्वेंस होता है सबसे पहले फास्फोरस आयोडीन, सेकंड AgNO2, थर्ड HNO2 और फोर्थ प्रबल क्षार NOH या KOH, रिएजेंट के सीक्वेंस को। तो इस प्रकार से आपका 1D, 2D, 3D एल्कोहल में विभेद है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो आएगा वो है फिनोल वाला आएगा, फिनोल।